हेलो क्लास 9 हम महायज्ञ का पुरस्कार पाठ जो है उसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि महायज्ञ के पुरस्कार में सेठ एक धनी सेठ थे और बड़े ही परोपकारी थे, और ऐसा भी समय आता है कि जब उनको भूखों मरना पड़ जाता है। उन दिनों के समाज में एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था, और छोटा मोटा जैसा भी यज्ञ होता था उसके अनुसार उसका मूल्य मिल जाता था। और जब बहुत तंगी हुई तो उनकी पत्नी, जो कि उन्हीं की तरह सहृदय थी, संवेदनशील थी, उन्होंने कहा कि एक यज्ञ छोटा सा हमें बेच देना चाहिए। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती। तीनों लोग यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों लोगों की बातें जाने, तीनों काल की बातें वो जान जाती हैं कि इनका भूतकाल में कैसे थे, भूतकाल क्या है, क्या था, वर्तमान क्या है, और आने वाला भविष्य उनका कैसा है। इस तरह से उन्हें सब ज्ञात हो जाता था। लोगों में उस समय उनको ये चर्चा थी। वैसे भी धन्ना सेठ अपना यज्ञ बेचना नहीं चाहते थे। यज्ञ बेचने में उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, परंतु वो जानते थे कि यज्ञ अगर बेचेंगे नहीं तो उन्हें भूखों मरना पड़ेगा। और फिर वो तय करते हैं कि वे जाएंगे। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपत्तिग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। उन दिनों कोई सवारी, ये उस समय की बात थी कि उन दिनों जब कोई सवारी नहीं थी, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं चलता था, लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। उन्हें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वो पैदल यात्रा किया करते थे। सेठ को भी पैदल ही जाना था, इसलिए वो बहुत सुबह उठे ताकि धूप सिर पर चली आए और चलना कठिन हो। इससे अच्छा कि वो जितना ज़्यादा चल सकते हैं तो वो इसलिए सुबह जल्दी निकल पड़ते हैं। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर सकूं उतना ही अच्छा। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। वृक्षों का कुंज यानी कि जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं। जैसे लोग एक ही जगह स्थान पर बहुत सारे गांव के बाहर या आसपास की जगह में लोग बहुत सारे पेड़ लगाते, जैसे किसी आम का बाग है या लीची का बाग है या अनार का बाग है, इस तरह का बाग लगा दिया जाता था। मतलब बाग कहा जाता था उसे, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते थे, आम के, इमली के, इकट्ठे बहुत सारे वहाँ पे होते थे, जिसकी वजह से ये होता था कि अगर कभी कोई राहगीर आए जाए तो वो वहाँ पर रुककर विश्राम कर सकता था। तो इस तरह की जगह जगह पर व्यवस्था की गई थी, पेड़ों को लगाया गया था। और जानते थे हमारे पूर्वज कि वृक्ष कितने महत्वपूर्ण हैं, और इस तरह से उस समय पेड़ लगाए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने, उसको कुंज कहा जाता था, तो वहाँ उन्होंने
विश्राम करने का सोचा और वहाँ पर कुआं भी था। सेठ ने विचार किया कि थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। अच्छी जगह थी, पेड़ थे जहाँ छाँव थी, साथ ही कुआं भी था, तो उनको पानी निकालने में सुविधा होती। पहले यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। तो जब यात्रा करते थे तो अपने साथ पोटली में क्या था, भोजन होती थी, जो थैला उनके साथ में जो रखते थे कपड़ा बांध के, उसमें लोटा रखते थे, धागा यानी थोड़ी सी मोटी सी धागे जैसी रस्सी होती थी, जिससे कि लोटे को कुएं में डालकर पानी निकाला जा सके और पानी पिया जा सके। अर्थात उस समय हैंडपंप की भी व्यवस्था नहीं थी, उस समय कुआं ही था। बहुत पहले के समय की ये घटना का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो उन्होंने पानी निकाला और अपने हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। वह बहुत कमज़ोर हो गया था, पेट उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गया था, यानी कि वो बहुत अधिक भूखा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हाल हो गई है। सेठ ने अपने मन में ही ये विचार किया। उनके मन में दया आई और वे सोचने लगे कि लगता है बेचारे ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, इसको रोटी नहीं मिली है और इस दशा में ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। पहले तो वो गर्दन भी नहीं उठा रहा था, लेकिन फिर वो दया भरी दृष्टि से सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता यानी वो उसके अंदर, उसकी आंखों में वो उपकार का भाव, वो उनके द्वारा किए हुए उपकार उसकी आंखों में झलक रहा था, जिसे स्नेह प्रेम आप कह सकते हैं। वो उपकार, वो भाव, वो सम्मान का भाव उसके अंदर उनको दिखाई दे रहा था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा, और उस पर कि ये चलने लायक हो जाएगा तो इसे एक रोटी और दी जा सकती है। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है, यानी वो खिसका था, उसके शरीर में ताकत नहीं थी कि वो उठ के ठीक से चल सके। सेठ ने देखा कि अभी भी वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। बस्ती अगर पास होती तो शायद वो वहाँ पहुँच चुका होता और अपना जीवन बचा सकता था, लेकिन पास में कोई गांव बस्ती नहीं थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हुई है। उन आँखों में करुण याचना थी। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। रोटियां खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी थी, इसलिए सेठ को उस पर और दया आ गई। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है,
इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाएगी तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत तो आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा, और किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा तो ज़रूर उसे वहाँ पर जीने लायक खाने पीने के लिए, अगर वो यहाँ पर उसे छोड़ देंगे तो न जाने फिर उसकी क्या स्थिति होगी। यही विचार करके मन में सोचकर उन्होंने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया, वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। दिया यानी संध्या के समय वे कहाँ पहुँच गए? संध्या होते होते वे कुंदनपुर पहुँच गए। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। बच्चों, आगे का आपको अगले वीडियो में भेजूंगी, इससे आप सुनिएगा और कहानी को साथ